नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हम एक विशेष प्रोग्राम में श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत कर रहे हैं। आप अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी से परिचित हैं, जो लाउड इंडिया टीवी के दर्शक हैं वो, और जो नहीं है वो इसलिए परिचित हैं क्योंकि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सामाजिक आंदोलनों में बहुत अहम रोल निभाया है। खासकर वामपंथी आंदोलन में। वामपंथी आंदोलन से मेरा मतलब है कोई कम्युनिस्ट किसी पार्टी से या नक्सलाइट से नहीं, उनका रिश्ता जनता से जुड़े हुए सवालों से, क्योंकि ज्यादातर जो जनता से जुड़े सवालों के ऊपर आवाज उठाते हैं उन्हें लोग वामपंथी कह देते हैं। जनता का मतलब गरीब जनता से। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। अखिलेश जी, विश्व में बड़ी घटनाएं घट रही हैं। बांग्लादेश हमारे सामने है, हमारे पड़ोस में है, और बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा बांग्लादेश एक छात्र आंदोलन की चपेट में आ गया, और इतना सक्षम और सशक्त छात्र आंदोलन वहां हुआ कि उसने वहां की सरकार को ही सत्ता से हटा दिया। अब उनकी जगह एक अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता देख रहा हूं कि उन्होंने किसी राजनीतिक दल को या सेना को या राष्ट्रपति को नहीं कहा कि आप सरकार चलाइए। छात्रों ने एक मत से कहा, एक अर्थशास्त्री से, कि वो सरकार चलाए, क्योंकि बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है, और हिंदुस्तान में विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल जिस तरह की के कदम ताल कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या उससे भारत की जनता को कोई भविष्य में अपनी समस्याओं के हल का कोई रास्ता दिखाई देगा क्या? ये दो प्रश्न मेरे आपसे हैं। अगर आप जिस सवाल से भी चाहें उससे शुरू करें। नहीं, देखिए, बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट है, मैं समझता हूं कि वह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो महज 30% आरक्षण के विरुद्ध है, यह उतना मसला नहीं है। मसला बुनियादी तौर पर बांग्लादेश में जिस तरह से बेकारी बढ़ी है, पेपर लीकेज हुए हैं, वो छात्रों के जबरदस्त आक्रोश का कारण है। और ये दिखाता है, और यही बांग्लादेश में ही नहीं, अगर पूरी दुनिया में आप देखिए, एक बड़े पैमाने पर विक्षोभ लोगों में मौजूद है, और वह विक्षोभ है जो एक वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमिक ऑर्डर पैदा किया गया है, वह लोगों को डिप्राइव कर रहा है बड़े पैमाने पर। और जितने भी संसाधन हैं, एक बहुत माइनर हिस्से में केंद्रित होते जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट और लेबर के थ्रू नहीं हो रहे हैं उनके, बल्कि उनके मैनिपुलेशन और स्टेट्स के सपोर्ट से हो रहे हैं। तो यह जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, मैं ये समझता हूं कि यह जो विक्षोभ है और डेमोक्रेसी जिसका एक बैनर है, वह तो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव का सवाल है, उस पर मैं हेजिटेंट हूं। जी। ऑल्टरनेटिव जो वहां लाया जा रहा है, वह उस इकोनॉमिक कंडीशन को कितना बदलेगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहां मुझे एक गहरा शक है इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का नोबेल प्राइज विनर जो व्यक्ति होता है, उसकी भूमिका बहुत तो स्पष्ट है, चाहे मैग्सेसे अवार्डी कोई हो या नोबेल प्राइज विनर हो। ऐसे लोग कभी भी उन ताकतों के खिलाफ जो दुनिया को वाशिंगटन और लंदन से चलाती हैं, उनके विरुद्ध हमने विक्षोभ नहीं देखा है। भारतवर्ष में भी हमने नहीं देखा है। तो एक तो स्वागत करते हुए वहां की जनता से यह भी अपील है,
और खास तौर पर चूंकि मैं स्टूडेंट यूथ मूवमेंट में रहा हूं, अगर हमारी उनसे शुभकामना है तो एक आग्रह भी है कि ऐसी फोर्सेस को केवल एंटी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर न चुन लें, जो आने वाले दिनों में और उनकी क्राइसिस को डीपेन कर दे। तो बांग्लादेश के बारे में मैं समझता हूं कि यह भारत का भी आम जो नागरिक है उसकी दिलचस्पी है। लोग हमसे पूछते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो इतना बड़ा रोजी पिक्चर दिखाया गया था कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, एशिया की बहुत बड़ी ताकत है। तो यह जो रोजी पिक्चर थी वो अब तार तार हो गई है कि इस तरीके से कोई मुल्क बदलाव नहीं कर सकता या अपनी जनता के जरूरी चीजों को पूरा नहीं कर सकता। तो बांग्लादेश के बारे में मेरी जो समझ है वह यह है कि हम उनके स्ट्रगल को और उनके सैक्रिफाइसेस को और उनकी विक्ट्री को हम जरूर तहे दिल से और जनता की तरफ से उनके साथ स्वागत करते हैं, लेकिन इस खतरे से भी लोगों को वाकिफ कराना चाहते हैं। जी अखिलेश जी, एक मिनट यहाँ पर आप दूसरे विषय पर आए हैं। उसके पहले हमारा ये प्रोग्राम दुनिया में देखा जाता है और बांग्लादेश में भी देखा जाता है। तो मैं नहीं जानता हूं कि आपकी या हमारी राय का कोई मतलब होगा या नहीं होगा, लेकिन एक इंसान के नाते और पड़ोसी मुल्क होने के नाते और भूतपूर्व छात्र आंदोलन के महत्वपूर्ण हिस्सेदार होने के नाते क्या बांग्लादेश के छात्रों को ये राय दी जा सकती है, उनके नेताओं को, क्योंकि अब तक उन्होंने बहुत सही फैसले लिए हैं। उन्होंने कहीं भी सांप्रदायिक रास्ते पर अपने छात्र आंदोलन को नहीं जाने दिया। तो उनसे ये कहा जा सकता है कि वो अपनी एक आर्थिक नीति सामने रखें नई नई सरकार के सामने कि इन तरीकों से आप बेरोजगारी से, महंगाई से लड़ सकते हैं। क्योंकि अच्छी चीज ये है कि आपने पता नहीं वो फुटेज देखे कि नहीं देखे, मैंने रात में ही देखे कि ढाका विश्वविद्यालय के छात्र वहां के हिंदू मंदिरों और हिंदू घरों की रक्षा में लगातार चौकसी दे रहे हैं। यद्यपि एक एक आम भावना वहां हिंदुओं के खिलाफ है, क्योंकि हमने शेख हसीना को बहुत ज्यादा तरजीह दी थी। तो वो मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या वहां के छात्रों को ये राय दी जा सकती है कि वो अपना एक ऑल्टरनेट आर्थिक नोट सरकार के सामने पेश करें, ताकि दुनिया को पता चले कि वहां का छात्र आंदोलन सचमुच एक नई समझदारी के दौर में प्रवेश कर रहा है और दुनिया के छात्र आंदोलनों को अगर भविष्य में होने वाले हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। बस एक छोटे से कमेंट के ऊपर अगर आप कमेंट दें तो फिर हम अगले विषय पे चलें। नहीं, एकदम आपकी बात से मैं यही आशय था मेरा कहने का कि वो जेंट्री जो है आज जो बांग्लादेश में इस मूवमेंट को कंडक्ट कर रही है, ठीक है इसमें वेस्ट का भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है या अन्य बांग्लादेश विरोधियों का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो बेसिक फोर्स है मूवमेंट का वो बहुत ही इनलाइटेंड है, सेकुलर है। और हम आश्वस्त हैं कि कोई कम्युनल डायवर्जन करने की कोशिश करेगा, कोई एक डिक्टेटोरियल अगर एटीट्यूड लेके उन लोगों से डील करना चाहेगा तो जाहिर तौर पर वो लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। एक जो आप बात कह रहे हैं वही मेरा आशय है कि अगर हम श्रीलंका के पैटर्न पर जाएं, श्रीलंका में भी सब कुछ वही हुआ और अल्टीमेटली श्रीलंका जिस खतरे में था फंसा हुआ उससे तो उबर नहीं पाया। अगर हम मान लीजिए आसमान से गिरे और खजूर पर लटक गए तो वह तो हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। रियल बात यह है कि इस समय एक पीपुल्स ओरिएंटेड इको फ्रेंडली इकोनॉमी की डिमांड वर्ल्ड वाइड है
और जिसके लिए सबसे बड़ा बाधा मैं आपसे कह रहा हूं लंदन और वाशिंगटन बना हुआ है। तो यह जो पूरी परिस्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैंने कहा था कि ठीक है, आप एडवाइस सबका लीजिए। कोई अगर एक नोबेल प्राइज लेके आया है, उसका भी एडवाइस लीजिए, ढेर सारे लोगों का एडवाइस लीजिए। लेकिन बांग्लादेश जिस क्राइसिस में है, उससे निकालने के लिए आपको एक ऐसी प्रो पीपुल इकोनॉमी डेवलप करनी होगी जो कम से कम रोजगार, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी करे। तो अपील करने में कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, ये सेकेंडरी बात। ये हमारा दायित्व है अपने मित्रों को, अपने अनुजों को जो वहां मूवमेंट चला रहे हैं। चूंकि हम एक छात्र आंदोलन में रहे हैं, इन प्रश्नों पर हमने लड़ाई लड़ी है, तो उन मित्रों से मेरी तो यही अपील होगी कि कम से कम इस तरह के ट्रैप में न फंसे जहां लंका जाके फंस गया है। तो ये उनकी ब्रेवरी का स्वागत करते हुए भी उनके विजडम को भी हम अपील कर रहे हैं कि वह एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक के साथ साथ एक प्रो पीपुल इको फ्रेंडली इकोनॉमी के सृजन में लीड करे, ताकि वह दुनिया में एक नया मॉडल स्टूडेंट यूथ मूवमेंट का बन सके। बहुत खूब। अब हम हिंदुस्तान के ऊपर आते हैं। जो मैंने आपसे सवाल किया कि हिंदुस्तान में सत्ता और विपक्ष जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं या जिस तरह के कदम उठा रहे हैं या जो लोकसभा में हो रहा है, उनको देख के आपके दिमाग में क्या आता है? नहीं, देखिए, इस समय अगर हमारे देश में मैं विषयांतर नहीं होगा, अगर आप गौर करें तो एक अगस्त को एक बड़ा जजमेंट आया। अब वो जो जजमेंट है, उस जजमेंट के बारे में पूरी सोसाइटी में, खास तौर पर ऊपरी हिस्से में मैं देख रहा हूं, सोसाइटी बुरी तरह से बटी हुई। और जो पूरी सोसाइटी बटी हुई है, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो भाजपा है और कांग्रेस है, इनसे ये उम्मीद थी कि इस प्रश्न पर अपना स्टैंड रखें। तो हमने ये देखा कि इस पर अभी तक मेरी नजर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं गुजरा है कि यह क्राइसिस जो पैदा हुई है या जो एक बड़े पैमाने पर डिबेट चल रही है, उनका क्या रास्ता है, कैसे वो इसको हल करना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी डिवाइडेड है। इसमें मैं ये जरूर देख रहा हूं कि बहुत लोग खुश हैं और बहुत लोग इसका बड़े पैमाने पर स्वागत कर रहे हैं। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। और जहां तक मेरी बात है, मैं पार्लियामेंट में जिन प्रश्नों की उम्मीद करता हूं, उन प्रश्नों पर तो मुझे कोई बहस नहीं दिखती है। यह होते हुए भी कि जो मोनोपोली पावर की थी बीजेपी की, वह मोनोपोली वीकेन हुई है। और मोदी भी एक सामान्य प्राइम मिनिस्टर के बतौर ही की भूमिका में आके जनता ने हमारे 2024 के इलेक्शन से जो खड़ा कर दिया है, वो रिफ्लेक्शन साइकोलॉजिकली उस खेमे में भी दिख रहा। लेकिन इसमें मैं जो उम्मीद करता हूं, यह कोई पार्लियामेंट डिबेट का विषय नहीं है कि हम ताली बजवा लें। ये हम लोग छात्र संघ की राजनीति में करते थे, हालांकि वहां भी हम एक सीरियस बहस ही चलाते थे। पार्लियामेंट में इतना एंटी पीपुल बजट आया, उस बजट के विकल्प में एक हम शैडो बजट क्या देंगे जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ का हो, एग्रीकल्चर का हो, एक कॉम्प्रहेंसिव दस्तावेज हम इंडिया गठबंधन से उम्मीद करते थे। लेकिन वह तो नदारत है। तो मेरे जैसे लोगों में केवल यह कहना कि कौन अच्छा आज भाषण में स्कोर कर लिया, तो वह तो हमारे लिए बहुत मतलब नहीं रखता है।
हम तो सीरियस बात चाहते हैं कि जो क्राइसिस दुनिया में है, जगह जगह जिसके खिलाफ गुस्सा है, उस क्राइसिस के ऑल्टरनेटिव में आपके पास ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट क्या है? आप दोनों खेमे के अगर देखा जाए तो दोनों खेमों के पास मोर और लेस वही इकोनॉमिक दस्तावेज है। जैसे हम देखते हैं कांग्रेस की तरफ से चिदंबरम का हमने बयान देखा, उन्होंने कहा कि कट पेस्ट करके हमारे ही बजट को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो भाई अगर वही कांग्रेस का बजट है तो उस बजट से कैसे जनता उम्मीद करेगी? अब ये तर्क देना कि अरे भाई नहीं नहीं वो तो फला आदमी करना चाहता है लेकिन कांग्रेस के अंदर नहीं है, मैं इस फीलिंग का इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि लोग हर हाल में भाजपा से छुट्टी चाहते हैं। मैंने जो भाजपा विरोधी है मैं उनकी बात कह रहा हूं, वो कोई अवगुण नहीं देखते, लेकिन हमको अपनी आंख कान को भी खुले रखना है। जैसे अभी हमने बांग्लादेश में आपसे कहा, बड़ा बदलाव है, वह स्वागत योग्य है। भारतवर्ष में भाजपा कमजोर हो वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो दूसरा विकल्प हम ले आ रहे हैं इस देश में, उसका पॉलिटिकल इकोनॉमिक रोड मैप क्या है। और वो रोड मैप हम पार्लियामेंट में नहीं सुन पा रहे हैं, एक्सेप्ट कि वो स्कोरिंग ऑफ द पॉइंट्स बहस के हैं। तो हम लोग ताली बजा लें, ताली बजाने के बाद अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या? तो ये हमारा एक क्रिटिकल सवाल है। और जो मैंने अभी कहा कि सोसाइटी बड़े पैमाने पर जहां डिवाइडेड है, आज 1 अगस्त का जो जजमेंट है उससे जो सोसाइटी डिवाइडेड है, उस पर मैं यह बात करना चाहता हूं आपसे भी कि रियल पोजीशन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का इसमें क्या हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं दोनों तरफ से बड़े बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। जैसे जजमेंट के पक्ष में बड़ा जजमेंट दिया जा रहा है, यह हिस्टोरिक है और ये इससे बड़ा कोई यह एक कदम है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये आरक्षण खत्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। इस पर मैं देख रहा हूं कि नेशनल लेवल पर कोई सीरियस डिबेट नहीं हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने देखा, कम से कम 2 लोगों को मैंने देखा जो एक सीरियस डिबेट उनके डॉक्यूमेंट में और उनके ऑर्डर में दिखता है। आपकी अगर इजाजत हो तो मैं उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। जरूर जरूर जरूर। तो मैंने देखा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी का जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो जजमेंट और ऑर्डर है, उसमें उन्होंने जो तर्क दिए हैं उस तर्क को हिस्टोरिक माना जा रहा है। और बेला त्रिवेदी ने जो तर्क दिए हैं उस पर कुछ ही लोग बात कर रहे हैं, खास तौर पर उदार खेमा में मैं देख रहा हूं उस पर दलित आंदोलन की ताकतें बोल रही हैं, लेकिन उस पर किसी की अभी तक उस तरह का नजर नहीं है। लोग समझते हैं टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल इन्होंने जो उठाए हैं वो मीनिंगलेस हैं। यह मार्च है जो डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के लिए। चंद्रचूड़ ने जो मैंने कहा है, एक बात सही है कि उन्होंने यह नहीं कहा है, जैसा कि मैं दलित आंदोलन के कुछ बड़े नेताओं का सुन रहा हूं, खासतौर पर मायावती जी का कहना है या कुछ और लोगों का कहना कि साहब अब तो राज्य सरकारें जितनी हैं वो राज्य सरकारें कुछ लोगों को जो प्रेसिडेंट की सूची है उसमें जोड़ सकती हैं, हटा सकती हैं और क्रीमी लेयर ले आकर के पूरे आरक्षण को ही छीन लेने की बात। दूसरी तरफ कुछ अन्य दूसरे खेमे को मैं देख रहा हूं
वह जो मूल विषय है, जहां सुप्रीम कोर्ट चूक किया है, उस पर चुप्पी साधे हुए। जैसे अगर आप इस पर गौर करें, यह बात सही है कि 341 में जो सूची है राष्ट्रपति के नाम से जो जारी होती है, उसमें कोई राज्य सरकार हेर फेर नहीं कर सकती, बदल नहीं कर सकती, ये तय। लेकिन उसमें जो दूसरी तरफ समझदारी की बात है कि भाई हमारे देश में डिप्रेस्ड क्लासेस जितने नाम दिए गए थे, उसी सब का नाम तो शेड्यूल्ड कास्ट नाम से बना। माने जो समाज हमारा जातियों में विभाजित था, जो समाज हमारा बहुत जगह डिवाइडेड था, उसका कॉमन नाम आप शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में देखते हैं। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि लोग उस समय नहीं जानते थे कि हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा अधिक जातियां, जानते थे। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि यह एक होमोजीनस समरूप वर्ग है। जाति को भी, शेड्यूल कास्ट को भी डिफाइन किया समरूप वर्ग के बतौर, माने कास्ट से ऊपर एक क्लास की तरफ बढ़े, और बहुत सारा जो डिफरेंशिएटेड कास्ट थी उनको एक बैनर के नीचे, शेड्यूल कास्ट बैनर के नीचे ले आए। और उनका सीधा लक्ष्य था, केवल नौकरियों की बात नहीं थी। जो डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनका नजरिया था कि हम कैसे एक नागरिक की तरफ बढ़ सके, हम सिटीजनशिप का कैसे हमारे यहाँ इवोल्यूशन हो। यह जो डॉक्टर अंबेडकर या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जो लोग भी वहां थे, उनकी जो सोच थी, जो मेजॉरिटी व्यू था, वो इसलिए उसको शेड्यूल्ड कास्ट नाम दिया। और मैं ये देखता हूं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं साहब ये होमोजीनस क्लास नहीं है, ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर आप यह कहते हैं कि ये होमोजीनस क्लास नहीं है, ये हेट्रोजीनस क्लास है, तो आप तो हिस्ट्री को 10 कदम और पीछे ले जा रहे हैं। आप इतनी बात सिंपल कह सकते थे कि साहब हमने तो केवल इतना कर दिया है, न कोई जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। ये जो जातियां हैं, इन जातियों को कुछ लोगों को लाभ मिला है, कुछ लोगों को लाभ नहीं मिला है। आप इतनी बात कह देते, लेकिन आप फिलोसफिकल वर्ल्ड में क्यों घुस गए? ये होमोजेनस क्लास नहीं है, और वह होमोजेनस क्लास नहीं है इसलिए आप राज्य को अधिकार दे रहे हैं। यह एक डेंजरस लीगल इंटरप्रिटेशन है। इसीलिए हमारा यह मानना है कि यह विषय जुडिशरी का था ही नहीं। यह बेसिकली पार्लियामेंट किस बात के लिए फोरम बना हो। अभी भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, क्यों नहीं इस बहस को किया गया कि सन 70 से जो डिबेट चल रही थी, और जो समय समय पर जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, कितना बड़ा देश के पैमाने पर इस तरह का डिवीजन हुआ, धीरे धीरे सबसाइड हुई चीजें, आज यहां हुआ तो पार्लियामेंट सन 70 से लेके वॉच एंड वेट क्यों कर रहा था? पार्लियामेंट ने क्यों नहीं अपना एक फिलोसफिकल रूट्स दिया, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, या संविधान सभा ने दिया, या आजादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया? ये क्या है? पार्लियामेंट किस काम के लिए? पार्लियामेंट केवल तू मैं के लिए एक फोरम बना हुआ। यह विषय किसी चीफ जस्टिस का नहीं था, यह विषय आपका था। आपके पार्लियामेंट को सबसे आगे बढ़ के जब सन 70 से ये चल रहा है, तब से इस बात को किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इसमें एक जो खतरा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट चुप है। ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के नाम पर, मैं जानता हूं कि राज्य में किस तरह की सरकारें बनती है और कौन सा खेल खेला जा रहा है। जैसे आंध्रा में
माला के खिलाफ मदिका को यूज करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने यह कानून बनाने की बात की। या ऐसे ही आप देखिए तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी अब जो बहसें आई हैं, मैं तो इस बात से ताज्जुब करता हूं। और मुझे पार्लियामेंट में बीपी सिंह का एक बयान, उनका वक्तव्य हमने पढ़ा। इस बीच में मैंने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर से लेकर इधर के विषय में बीपी सिंह तक मैंने जितनी डिबेट थी उसको खंगाला, तो उन्होंने इस बात को जो उठाया कि 4% ही तो जो रिजर्व सीट है वो भरी जाती। आज क्या हालत है? अभी तक जितने हमारे उपलब्ध आंकड़े हैं वो 9% से ज्यादा तो उपलब्ध आंकड़े हमारे पास नहीं है। आप अगर 15% दे रहे हैं तो 4 की जगह 9 हो गया। आप इस पर कोई विचार नहीं किए कि भाई यहां हम कैसे इस काबिल लोगों को बना दें, कैसे हम अपने बजट प्लान और सब प्लान में यह काबिल बना दें कि जो समाज का शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है वह कम से कम जो उसको सुविधा मिली हुई है या जो अधिकार मिला हुआ है उसका वो उपयोग कर सके। हम ये बहस ये हम नहीं समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत बड़ी बात करेगा। सुप्रीम कोर्ट एक लिमिटेड दायरे में काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल गया, अब उसमें जरूर कुछ लोग अति उत्साह में क्रीमी लेयर वगैरह की बात उठा दिए, जैसे BR गवई साहब ने उठा दिया। मैं ये समझता हूं आज तक लोग यह भी नहीं जानते संतोष जी कि जो पिछड़ों में क्रीमी लेयर है कौन कौन हिस्सा। अभी हम एक बिहार के अच्छे एक विधान परिषद सदस्य से बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि इसमें पॉलिटिकल क्लास कवर होता है? उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल क्लास सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड हिस्सा तो पॉलिटिकल क्लास है, वहां क्यों नहीं अप्लाई होता भाई? अगर आप ये बहुत हमारे देश में बहुत सारी बहसें हो रही हैं। फिर यहां मैं बीपी सिंह को याद करता हूं। बीपी सिंह कहे अरे भाई कम से कम कोटा तो पूरा होने दो, उसके बाद तुम इसमें तकनीकी और जो चीज जोड़ना चाहो जोड़ो। यह सवाल गवई साहब को भी गौर करना चाहिए कि भाई कम से कम उनका 15% तो जोड़ो। क्रीमी लेयर है कि नहीं है? अभी आप बैकवर्ड्स में ही बताओ कि कितने क्रीमी लेयर को आप डिप्राइव करते हो। क्लास 1 के अधिकारियों को छोड़ दिया जाए, बड़ी चर्चा होती है कि 8 लाख कमाने वाला बेचारा कर्मचारी है वो कैसे करेगा, उसके बच्चे, ये सब देखिए दोनों तरफ से झूठ का तर्क लिया जाता है। एक कहता है कि अरे भाई 8 लाख से तो एक सफाई कर्मचारी भी ज्यादा नहीं कम कमाता है, ज्यादा नहीं कमाता है, या जो भी तर्क दिए जाते हैं वो सफाई कर्मचारी भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा। ये सब कहीं कुछ नहीं है। क्लास 1 और के ही जो कर्मचारी माने बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वही क्रीमी लेयर में अभी तक के व्यवहारिक अनुभव के आधार पर आए हैं। और उस तरह का अगर किसी को देखना हो तो भारत सरकार ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन उसको भी पढ़ ले। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी बेसिकली जो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज्ड सेक्शन आया है ओबीसी में, जो पॉलिटिक्स के नाम पर दसियों हजार करोड़ रुपए का मालिक है, वह क्रीमी लेयर से क्यों नहीं कवर होता? यह सवाल है ना? वो सवाल पर कोई बहस नहीं। लोग गदगद है कि हाँ चलो भाई कुछ क्रीमी लेयर हो गया, वहां क्रीमी लेयर हो गया तो यहां भी क्रीमी लेयर हो जाए। अरे भाई आज भी ST SC में बात करना क्रीमी लेयर का, यह इसको इकोनॉमिज्म में डिजेनरेट कर देना है। क्योंकि बुनियाद जो तय की गई 341 में वो अनटचबिलिटी को बनाई गई। इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर कोई बहस नहीं थी कि इकोनॉमिकली कौन बहुत एडवांस है, और वही उसका लक्ष्य था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरा मैं कह रहा हूं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट
जैसे हमारे यहाँ राजनाथ सिंह थे उत्तर प्रदेश में। अब मैं ये समझता हूं उनका मकसद क्या था, सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में यादवों को अलग थलग करना। तो उन्होंने कहा यादव इतने हैं इतना दे दो, फलाने इतने हैं इतना दे दो। लेकिन मकसद क्या था? मकसद सोशल जस्टिस नहीं था, पॉलिटिक्स करना था। ये जो प्रेफरेंशियल बिल्कुल। ट्रीटमेंट का खतरा है, यह जो ऑर्डर है, यह जरूर कहता है कि उसका एक जुडिशियल रिव्यू रहेगा, लेकिन जुडिशरी पॉलिटिक्स से कितने दूर तक लड़ सकती है? आज तक तो पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है जुडिशरी को। ये मोदी रिजीम में मैंने देखा कि कैसे पॉलिटिक्स ने मैनिपुलेट कर दिया पूरे हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस थे, ये एनडीए सरकार ने उसको मैनिपुलेट किया। और चीफ हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कितना विक्षोभ था, ये आप समझ सकते हैं। तो पॉलिटिक्स से जुडिशरी नहीं लड़ सकती। तो मेरा ये कहना था कि इस विषय पर कम से कम जो हमारा कदम एक आगे बढ़ा था कि हम जो समाज का डिप्राइव्ड हिस्सा है उसके लिए स्पेशल सब प्लान लाए, स्पेशल सब बजट ले आए और उसको हम डेमोक्रेटाइज करने के प्रोसेस में कैसे ले आए। कोई ये नहीं कहता कि भाई सोशल जस्टिस का सवाल मजदूरों से कैसे अलग है। जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी एक कानून बन गया कि मजदूर 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंगे। अब आप समझिए 150 साल पहले आप चलिए कितना खून खराबा हुआ, तब मजदूरों को तब उनको 8 घंटे का राइट मिला। और एक कलम से मैं देख रहा हूं पूरे देश में अगर लेफ्ट पार्टीज की गवर्नमेंट कहां है? केरल को छोड़ दिया जाए, और केरल भी उसी मॉडल पे चल रहा है जिसको मैं कह रहा हूं कि जो वेस्ट बंगाल का मॉडल था। प्रभात पटनायक जैसा आदमी जो सीपीआईएम का सदस्य है, वह भी नोट करता है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस केरल ले रहा है उसी तरह की कैजुअलिटी हो सकती है जो बंगाल में हुई थी। तो मैं ये देख रहा हूं कि सब के सब कोई 12 घंटे, कर्नाटक तो अति उत्साहित होके 14 घंटे कर दिया। अरे भाई कोई मतलब है? तो क्या सामाजिक न्याय आंदोलन को मजदूरों के इस मुद्दे को अपने साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? आज तक के दुनिया में इतनी बड़ी यह इंडेक्स बेरोजगारी का जितना भारत में दिख रहा है, उसे क्या सोशल जस्टिस के मूवमेंट को उस मूवमेंट के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, लोग 80 की बात कर रहे थे। 93% लोग हिंदुस्तान के 10,000 से कम आमदनी में जी रहे हैं। इस इकोनॉमी का डायरेक्शन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? एमएसपी का सवाल हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैकवर्ड एरियाज के डेवलपमेंट का सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों तरफ से धुरंधर बयानबाजी हो रही है सामाजिक न्याय के नाम पर जाति गोलबंदी करने की। तो मैं ये कह रहा हूं सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वह भारतीय समाज को समता मूलक, भारतीय समाज को बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता पर संगठित करने का आंदोलन है, जाति गोलबंदी का नहीं है। और इसलिए हमारा ये मानना है कि एक बड़े भारी आंदोलन की जरूरत है इस देश में। और मुझे खुशी होती है कि छात्रों और नौजवानों ने एक अभियान शुरू किया है, जो अभियान अभी उतना चर्चित नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की है और अभी भी वो लोग उस डॉक्यूमेंट को फाइनल नहीं किए हैं, जिसमें काम के सवाल को केंद्रीय विषय बनाया गया है, नौकरियों के सवाल को केंद्रीय विषय बनाया गया है और कहा गया है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और संविधान में एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने की बात है, उसकी गारंटी हो। तो भारतवर्ष में भी एक सुगबुगाहट है
अगर कोई जेन्युइनली गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट के बयान पर न दे, जो जेन्युइन बातें हैं उसको उठाए। जाति गोलबंदी करने के लिए इस तरह का समय नहीं। और यह भी समझे कि दुनिया में सोशल डिसइंटीग्रेशन में किसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी। यहां आप चुप साध देते हो, सब लाइन लगा लेते हो वर्ल्ड बैंक के पीछे पीछे, पैसा ले आओ, पैसा ले आओ। पैसा बनाओगे नहीं, देश के अंदर पूंजी निर्मित नहीं करोगे। खेती किसानी कर घर का, आपका एमएसएमई, इसको आप मजबूत नहीं करोगे। खाली आप जाके कि हमारे देश में फला आ जाए, फला आ जाए और वो पूंजी लगा दे। तो मैंने ये देखा कि अभी की स्थिति में जो सोशल इंटीग्रेशन है, यह भी बहुत बड़ा गेम प्लान बड़ी पूंजी का है। और इसीलिए उस सोशल डिसइंटीग्रेशन के लिए ही, विखंडन के लिए, सामाजिक विखंडन के लिए ही अंबेडकर प्रभाव में जो जातियां रही हैं वह भी उनके निशाने पर। उनका नेतृत्व भले अवसरवादी और भाजपा से दोस्ती करता है, लेकिन मैंने ये देखा उत्तर प्रदेश में जाटो और चमार, पंजाब में रमदसिया, महाराष्ट्र में महार और आंध्र प्रदेश में माला, ये जातियां पॉलिटिकली कॉन्शियस जातियां हो रही थीं। नेतृत्व ने उनके साथ धोखा किया, नेतृत्व उनको नहीं खड़ा किया। लेकिन मैं ये समझता हूं, यह जातियों का सचेत होना भारतीय समाज के लोकतंत्रीकरण के लिए, संविधान के प्रियम्बुल को लागू करने के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है। इस पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अपने विरोधी को इंगित करना चाहिए। वो भारत के अंदर भी है, भारत के बाहर भी है। आम जनता को दोष देने से जो इंजीनियर है, जो ये सब कर रहा है, उसको टारगेट में ले आइए। और वो जो इंजीनियर है वो बड़ी पूंजी का वाहक है, जो हमारे समाज को तहस नहस, बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में ढकेल रहा है। वह टारगेट बनना चाहिए, जो बांग्लादेश में भी एक हद तक मुझे दिखा। जी धन्यवाद, धन्यवाद अखिलेश जी। आज का प्रोग्राम समाप्त करते हुए आपको बस मैं ये बधाई देता हूं कि आपने पुनः उन बुनियादी सवालों को देश के सामने रखा, चाहे वो बांग्लादेश का उदाहरण हो या अपने देश का उदाहरण हो। और मेरे ख्याल है दर्शकों, आप इन सारे उत्तरों से या इन सारे सवालों से इत्तेफाक करेंगे और इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम भी वैश्विक एक आस्था के संकट से गुजर रहे हैं। हमारे जो विश्वास है, आस्था है कि सरकारें हमारे मसले का हल करेंगी, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। वो कैसे देख पाए, कैसे उनका रास्ता निकले। और आपसे भी मैं एक बात कहता हूं कि जयप्रकाश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन। उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन जिस अर्थ में जयप्रकाश जी ने जनता के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया था, क्या आज उसका कोई मतलब निकल रहा है? क्योंकि आप देखिए ना, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, वो तो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन ही है। अपोजिशन ने वहां क्या किया? एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन जो छात्रों का था, उसने एक रोल प्ले किया। तो आपसे अगली बार इस विषय के ऊपर भी बातचीत होगी। आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।